गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोग देख रहे थे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट स्टार्ट किया गया था, जिसमें सिलेबस से हम आपको परिचय करा रहे थे, जिसके तहत हमने लगभग कुछ पार्ट्स का के बारे में हमने आपको बताया कि कौन कौन से आपके सिलेबस के कंपोनेंट हैं, और उसी क्रम को जारी रखते हुए हम बाकी के पार्ट्स को बताने का प्रयास करेंगे। तो इसको ध्यान से सुनिएगा और जहाँ नोट करने की आवश्यकता हो नोट भी कर लीजिएगा, और इसी क्रम में आपके जो आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो चलेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो चैप्टर 5 है वो न्यूक्लियर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है। न्यूक्लियर रिसर्च का मतलब कि पर्टिकुलरली कि न्यूक्लियर जो एक्सप्लोरेशंस हो रहे हैं, जिसमें आप देखते हो कि जैसे फ्यूजन हो गया, फिजन हो गया, तो ये सभी जो चीज़ें होंगी न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशंस में आपको देखने को मिलेंगी जो है। तो इसके तहत आप जो है आप देखोगे कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो पहले हम एक एक करके एक पार्ट को देख लेते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी फ्यूजन का पार्ट हुआ और फिजन का पार्ट हुआ। फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जब दो छोटे छोटे मतलब न्यूक्लियस मिलकर के एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं तो फ्यूजन हो गया। और फिजन का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा मतलब न्यूक्लियस जो है कई छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो है फिजन बोलते हैं। जैसे यूरेनियम के केस में आपने देखा हो, यूरेनियम 235 के केसेस में टूट के छोटे छोटे कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। ठीक, इसके साथ से क्या होता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो होती हैं वो भी आपके न्यूक्लियर टेक में आते हैं। या जो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हो तो या आपने देखा होगा तो उसके तहत कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती है। जैसे मॉडरेटर की बात करें, कूलेंट की बात करें, तो ये सभी जो चीज़ें होंगी वो किसके तहत आएंगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के तहत आएंगी। उसमें जो रॉड्स यूज होंगी, कंट्रोलिंग रॉड्स यूज होंगी, वो भी उसके जो है न्यूक्लियर टेक के पार्ट्स होंगे। उसके बाद से इंस्टीट्यूशनल सेटअप की अगर जो हम बात देखें तो उसमें जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डीएई और बार्क आता है, मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन से रिलेटेड, आइसोटोप से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड वर्क किए जाते हैं, उस पर रिसर्च की जाती है। और उसका तमाम जो है आपने देखा होगा कि एप्लीकेशंस मेडिसिन के क्षेत्र में, फिर आपके जो डिफेंस इक्विपमेंट जो बनाए जाते हैं उसके क्षेत्र में, और भी रिलेटेड जो क्षेत्र हैं उनमें इसका काफ़ी यूटिलाइजेशन होता है। ठीक, और डीएई का मतलब क्या मैंने बताया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, भी इसी के तहत इंस्टीट्यूशनल सेटअप के तहत आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद से क्या है, इंडिया न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम। इंडिया न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम के तहत आप देखोगे कि न्यूक्लियर जो रिसर्च प्रोग्राम तमाम तरीके के आपने देखे होंगे, जिसके तहत आपने पहली चीज़ तो देखा होगा कि उसको कई स्टेप वाइज स्टेप इसके न्यूक्लियर जनरेशन के प्रोग्राम होते हैं, जिसके तहत आपने एक प्रोग्राम देखो PHWR, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। तो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत पहला है PHWR, दूसरा क्या है FBR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और दूसरा क्या है ब्रीडर रिएक्टर। तो इन तीनों चीज़ों को याद रखिएगा कि इसके तहत जो है अलग अलग समय काल में, मतलब स्टार्टिंग में प्रेशराइज हैवी वाटर का यूज किया जाता था, मतलब क्या न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। उसके बाद से जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसका ब्रीडर रिएक्टर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, इसके बाद से आप देखोगे इसी प्रोग्राम के तहत कि न्यूक्लियर एनर्जी पार्क के कंसेप्ट आपको देखने को मिलते हैं, जिसके तहत तमाम जो पार्क्स हैं, कर्णपुरम पार्क है, जैतापुर पार्क है, जैसे आप जो है, और आप जो है और भी कई तरीके का देखोगे, नरोरा पावर स्टेशन देखोगे। तो ये सभी जो आपको मिलेंगे, तो इसके तहत तमाम पहले तो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और वहाँ पे कई न्यूक्लियर रिसर्च एक्सप्लोरेशन के भी काम किए जाते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद से न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया के तहत आप क्या देखोगे, इसके तहत ये बताया जाता है कि कौन कौन से डू एंड डोंट्स हैं, क्या है, और इसका क्या मतलब प्रिंसिपल्स हैं कि जैसे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, मतलब जो इससे मटेरियल तैयार किए जाएंगे, ऐसा नहीं कि इससे जो न्यूक्लियर प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे तो किसी देश के ऊपर ऐसे ही मतलब उसको यूज किया जाएगा। मतलब अगर अपने डिफेंस यानी अपने बचाव के लिए जो है इसको यूज करेंगे। अगर जो कंडीशंस बहुत ज़्यादा एडवर्स होंगी तब यूज करना होगा, अगर नहीं होंगी तो इसको हम पहले यूज नहीं करेंगे। और भी तमाम तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके तहत न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के तहत आता है। ठीक, उसके बाद से एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक, याद रखिएगा न्यूक्लियर टेक का यूज कहाँ कहाँ पे है। तो याद रखिए कि फूड एंड जो है एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, इससे न्यूक्लियर मेडिसिन बनाई जाती हैं। ठीक,
फूड से रिलेटेड जो उस पर तमाम वर्क किए जाते हैं कि मतलब किस तरीके के प्रिजर्वेटिव्स वगैरह यूज करने हैं या जो भी, तो उसके लिए भी मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो बनाए जाएंगे वहाँ पे न्यूक्लियर मतलब मेडिसिन का किस या न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स का किस तरीके से यूज करेंगे। कई जगह आपने देखा होगा कि आइसोटोप्स के भी यूज किए जाते हैं, तो ये सब भी क्या होते हैं, न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक, उसके बाद से इसका ज़्यादातर आप यूज़ देखोगे कि हेल्थ में भी इसका यूज है, इंडस्ट्रियल यूज है, तो एक एक करके जितने भी चीज़ें जो होंगी वो आपको आगे बताई जाएंगी। इसके बाद से तो ये एप्लीकेशन वाला पार्ट भी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताता चलता हूँ कौन सा मेंस के लिए, कौन सा प्रीलिम्स के लिए। तो लगभग इसके जो भी फैक्चुअल डेटा होंगे या थोड़े बहुत कंसेप्चुअल जो डेटा होंगे वो आपके प्रीलिम्स में होंगे, जबकि इसका एक समग्र अध्ययन की हम बात करें, बृहद अध्ययन की बात करें, तो वो आपके मेंस का पार्ट होगा। ठीक, इसके बाद से न्यूक्लियर वेस्ट की हम बात करें, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल और मैनेजमेंट, मतलब न्यूक्लियर वेस्ट जो भी होता हो जिससे तमाम आइसोटोप न्यूक्लियर प्रोसेस के थ्रू निकल रहे हों या कुछ इस तरीके के रेडियो आइसोटोप्स निकल रहे हों, तो उनका या और भी न्यूक्लियर जो है वेस्टिंग मटेरियल निकल रही है, तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल किस तरीके से होगा और उसके मैनेजमेंट के तरीके क्या क्या होंगे, उसके लिए जो नियम बनाएगा उस नियम के तहत जो प्रावधान है उसके तहत फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंडस्ट्रियल लेवल पे जो न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं तो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, डिस्पोजल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं इसके तहत आएंगे, तो ये भी आपके मेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद से सर्न की बात करें, मतलब ये हिग्स बोसान की बात करें, एलएससी की बात करें, तो ये बेसिकली क्या होते हैं कि गॉड पार्टिकल्स का डिस्कवरी के लिए, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के लिए, इन सब से रिलेटेड जो रिसर्च वर्क किए जाएंगे ये इसके तहत आपका आप देखोगे। इसके बाद से न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ये भी इंडिया में कहाँ पे, थेनी में लगाया गया है। इसको भी आप अच्छे से स्टडी करोगे कि ये न्यूट्रिनो पार्टिकल्स जो है इस पे क्या मतलब ह्यूमन बॉडी पे क्या इम्पैक्ट्स है या इसके तमाम यूनिवर्स लेवल पे आप देखोगे क्या इम्पैक्ट है और जितने मटेरियल्स जो हैं उनमें इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, तो ये सब आप देखने को मिलेंगे। उसके बाद से न्यूक्लियर एक्सीडेंट की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या प्रीलिम्स में भी कई क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखोगे। याद रखिएगा कि लगभग 2 घटनाएं हम देखते हैं अपने उसमें, वो कौन कौन सी है। पहला है चेरनोबिल, ये क्या था, यूक्रेन में एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें कौन कौन से इसके क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, तो और इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हुए, इसके बारे में स्टडी करेंगे कि फ्यूचर में अगर जो है जो प्रॉब्लम्स हो उससे बचा जा सके। दूसरा क्या होगा, आपने फुकुशिमा जो कि जापान में है, फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था उसमें भी कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुए थे, इससे भी आप देख सकते हो। इंडिया में भी आप देख सकते हो कि जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसके तहत मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, तो उसको भी हम एक तरीके से एक्सीडेंट के रूप में मान सकते हैं, अब या है ही हो, तो उसके बारे में भी स्टडी करोगे, देखोगे, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर कुडनकुलम जो प्लांट जो तमिलनाडु में है उससे रिलेटेड भी कुछ कंट्रोवर्सी जो आई थी आप उसको देखने में मिलेंगे। यानी पूरा ये पार्ट जो है आपका न्यूक्लियर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के तहत कवर होगा और इसी से आपके प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, आते हैं दोस्तों आईटी एंड कंप्यूटर्स, मतलब ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स जो आज की डेट में इंपॉर्टेंट गैजेट्स है, और याद रखिएगा कि आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। चाहे आप अपने घर पे यूज करें या बड़े से बड़े लेवल पर रिसर्च एंड इनोवेशन के प्रोग्राम करें, वहाँ पे इन दोनों टर्म्स आप जो देख रहे हो इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो इसके तहत आप देखोगे कि क्या क्या आपको सिलेबस में पढ़ने हैं और इससे कौन कौन से प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू में क्वेश्चन बनेंगे, इसको भी आपको देखना होगा एक टाइमलाइन के रूप में। तो आप देखिए IT एंड ITES इंडस्ट्री, मतलब IT इनेबल जो सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसके तहत कौन कौन से हैं। तो इसमें आप देखोगे कि मार्केट साइज किस तरीके की है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव किस तरीके का है, इसमें किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो इसके तहत आप इसको देखने को ये मिलेगा। उसके बाद से इंडिया एंड ICT, इंडिया एंड ICT का मतलब क्या है, इंडिया और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब इसके तहत आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें याद रखिएगा कि कौन कौन सी जो चीज़ें आपको जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हैं उस पर डेवलपमेंट हुए हैं और इंडिया का इसमें कहाँ तक योगदान रहा है, कहाँ तक इसके और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ये सभी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद से आप जो है इसको ध्यान से समझें तो इंडिया एंड ICT में एक और चीज़ भी आप देखोगे कि
जो 2012 से लेकर के 2013 तक इसमें कई आईटी एक्ट आया, 2002 में भी एक एक्ट आया हुआ था, वो सभी चीज़ें हैं। साथ में इसके और ऑर्गेनाइजेशन जैसे सीडैक की बात करें, ठीक, सीडैक की बात करें, एडवांस कंप्यूटिंग से रिलेटेड एक जो है मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। फिर सी डॉट की बात करें, CCTNS की बात करें, ठीक, तो ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी, ठीक। और उसके बाद से कि इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आप नॉर्मली जो अपने डेली लाइफ में सुनते हो, वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है। आईपी का नाम सुनते हो, जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में, HTTP के बारे में सुनते हो, ठीक है, VPN के बारे में सुनते हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में, LCD के बारे में सुनते हो, LED के बारे में, प्लाज्मा टीवी के बारे में। तो ये सभी चीज़ें जो डिजिटल सिग्नेचर के बारे में सुनते हो, मतलब डिजिटली सिग्नेचर की बात की जाती है, ठीक, जिसको आज डेट में बहुत से जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। उसके बाद से आप बात करो तो सुपर कंप्यूटिंग में भी इसका यूज आप देखते हो। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग में, ग्रिड कंप्यूटिंग में, ये जितने टर्म्स हमने बात की है, ये सभी चीज़ें आपको आगे जा करके पढ़ने होंगे। तो बस इसके नाम से आप थोड़ा सा परिचित रहो, तो आगे जाके करके आपको आसान हो जाएगा। इसके बाद से टाइप्स एंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स एंड कंपोनेंट में आप देखोगे तो याद रखिएगा दोस्तों कि कंप्यूटर मेनली 2 या 3 तरीके का आपको देखने को मिलेंगे। पहला होगा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होगा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इनके भी अपने अलग अलग फीचर्स हैं जो आपको आगे पढ़ने होंगे। और कंपोनेंट्स में आप देख लो तो कंपोनेंट्स में जो कंप्यूटर के जो होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब फिजिकल फॉर्म में जो आपको दिखे कंप्यूटर, वो क्या होता है, जैसे उसका CPU हो गया, उसका मॉनिटर हो गया, और भी एलाइड जो भी चीज़ें होती हैं, तो वो उसका हार्डवेयर वाला पार्ट हुआ। और सॉफ्टवेयर मतलब उसके अंदर जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर है। इनकी इंटरकनेक्टिविटी किस तरीके से है, इंटर ऑपरेटिबिलिटी किस तरीके से है, तो ये सभी जो चीज़ें होती है उसके कंपोनेंट आप कंप्यूटर में आएंगी। इसके बाद से मॉडेम की बात करें। मॉडेम क्या है कि एक तरीके की ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से क्या होता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाती है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक। तो इस पर किस किस तरीके से काम करता है इसके बारे में आपको स्टडी करनी होगी। इसके बाद से GSM है और CDM है। आप याद रखिएगा आपकी जो मोबाइल जो है 2 टेक्नोलॉजी पे काम करती है। पहले इस पे काम होता था कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, और एक GSM जो है ये इसी पे आज डेट में मैक्सिमम मोबाइल काम करती हैं। तो इसके पीछे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, इसको भी आप डिटेल में पढ़ोगे। उसके बाद से आप देखो नेट न्यूट्रलिटी की बात करें। नेट न्यूट्रलिटी की जो बातें होने शुरू हुई थी उसका क्या मतलब था कि नेट जो है किसी भी लेवल पे किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा वो चेक ना किया जाए, यानी सबको एक कॉमन सर्विसेज मिलती रहे। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि वो बायस्ड मैनर में हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डिसाइड करे कि क्या देना है क्या नहीं देना है, ऐसा ना हो। मतलब एक तरीके से एक बेसिक सर्विसेज सभी को प्रोवाइड की जाए। तो इसके क्या लूप एंड होल्स हैं, क्या इसके प्रॉस है, कौन से, ये सब के बारे में आपको ध्यान देना रहेगा। तो याद रखिएगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास्ट में भी था और आगे भी आपके क्वेश्चन इस पे बनेंगे। इसके बाद से क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें। वायरलेस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा दोस्तों की पहली जो डिवाइस होती है ब्लूटूथ, जो कि आज के डेट में भी यूज होती है। आपने मैक्सिमम अपने मोबाइल्स में देखा होगा, अपने लैपटॉप्स में देखा होगा, और भी अदर गैजेट्स की हम बात करें उसमें भी देखा होगा, जिसके माध्यम से कई तरीके की फाइल्स जो होती हैं ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। यानी उसमें TCP/IP का यूज करके भी आप देख सकते हो। उसके बाद से आप देखोगे वाईफाई की बात करें तो ये तो नॉर्मल आज के डेट में चलन में है, ठीक है। वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात हो गई वाईफाई में। इसके बाद से लाईफाई की हम बात करें, मतलब लाइट फिडेलिटी की, मतलब लाइट के माध्यम से किस तरीके से जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए। इसके बाद से हॉट स्पॉट के माध्यम से, यानी ग्लोबल लेवल पे हॉट स्पॉट के माध्यम से किस तरीके से जो इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाए, यानी वायरलेस कम्युनिकेशन किस तरीके से डिवाइसेस के बीच में दी जाए। तो इसके लगभग 4 पैरामीटर हैं, आप देख सकते हो। NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन, इस पे UPSC क्वेश्चन पूछ सकी है, इसके बारे में भी आपको देखना होगा। इसके बाद E-गवर्नेंस की बात करें। E-गवर्नेंस का मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मतलब IT एंड इससे रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, इनका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज है, तो इसको हम इस तरीके से किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में आज डेट में रोल अदा कर रहा है, इन सबको आप किस में पढ़ोगे, E-गवर्नेंस में पढ़ोगे। इसके बाद AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर हम देखें तो AI का क्या योगदान है, आप देखोगे क्या योगदान है इस IT एंड कंप्यूटर में, किस तरीके से माइक्रो लेवल के चिप्स बनाई जा रही हैं जो आसानी से जो है डेवलप हो जाए, और साथ में कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में तरह तरह के इनोवेशंस किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, एक मतलब नैनो फॉर्म में कंप्यूटर्स तैयार किए जा रहे हैं, नैनो फॉर्म में आपके मोबाइल्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से और ज़्यादा प्रोसेसिंग बढ़े और ज़्यादा
डिजिटलाइजेशन हो सके, ये सभी जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी एआई के माध्यम से, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आसानी से जो समझ ले चीज़ों को। उसके बाद से वर्चुअल रियलिटी की बात करें, वर्चुअल रियलिटी पे भी कई चीज़ें आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं, इसको अभी आप देख सकते हो। एनईजीपी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्लान, मतलब इन पूरे चीज़ों को आप कनेक्टिविटी दोगे तो इसके तहत ई गवर्नेंस प्लान जो है किस तरीके से सक्सीड होता दिख रहा है, तो उससे रिलेटेड जो वर्क है वो इसके तहत आएगा। तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट आप पढ़ोगे तो उस प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। इसके बाद से दोस्तों अगला अगर जो हम पार्ट्स देखें तो वो क्या है, रोबोटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। रोबोट क्या है, रोबोट का मतलब क्या है कि आपने मशीन देखा होगा, नॉर्मल मूवीज में देखी होंगी, तो किस तरीके से वो कई जो है काम को आसान कर देता है। उसको स्पेस एक्सप्लोरेशन में आप देख सकते हो, डिफेंस वर्क में देख सकते हो, ठीक, और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में देख सकते हो, ठीक है। कई जगह पे आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में देख सकते हो, और भी अदर इंडस्ट्रीज में देख सकते हो। तो रोबोट्स का बहुत बड़ा यूज है, और किस तरीके से आज डेट में एआई का यूज करके ह्यूमनॉइड रोबोट भी बनाए जा रहे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो कि कैसे वो समझ करके एक काम को आसान करते हैं, ठीक। लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, ये भी चीज़ें आप अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। इसके बाद से क्या है, कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट। इंडस्ट्रियल रोबोट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। रोबोटिक्स इन इंडिया, इंडिया में रोबोटिक्स की शुरुआत कब से हुई, इसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे काम करती है, और ये जो काम जो होता है इसके तहत क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, जो है कितने लेवल तक इसमें और रिसर्च एंड इनोवेशन की जरूरत है, ठीक। ये सभी चीज़ें आपको रोबोटिक्स इन इंडिया में मिल जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स, अब रोबोट्स के क्या एप्लीकेशंस हैं, तो पहली चीज़ की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या इसका एप्लीकेशन है, फार्मास्यूटिकल्स में क्या एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रीज में, डिफेंस में, स्पेस में, ये सभी जो आप पार्ट को कनेक्ट करोगे, तो बायोटेक में, तो इन सभी का जो आप एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एडवांटेज में भी हैं, और लास्ट में एक चीज़ क्या है, डिसएडवांटेज भी कुछ होंगी, तो ये भी चीज़ें आप देख सकते हो। इसके बाद से आप नेक्स्ट चैप्टर देखोगे, चैप्टर 8, नैनोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन। नैनोटेक का मतलब कि नैनो लेवल पे, यानी 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 पावर माइनस 9, ठीक है, इतना होता है। यानी नैनो लेवल पे, यानी आप उसको एक तरीके से नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, तो उस लेवल पे कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाई जा रही हैं जिसका मैक्सिमम जगहों पे यूज है। मतलब आप देख सकते हो कि एक नॉर्मल मेडिसिन से लेकर के और तमाम स्पेस लेवल तक की जो चीज़ें बनाई जा रही हैं उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज है। तो कंसेप्ट इसका क्या क्या है, कार्बन नैनोटेक, यानी आपने कार्बन नैनोटेक के बारे में सुना होगा, तो वो कैसे किस तरीके से काम करता है। आपने एक और प्रोडक्ट का नाम सुना होगा जिसका नाम है कार्बन का ही एक पार्ट है ग्राफीन, ठीक है। तो ग्राफीन क्या है कि बहुत ही सख्त मटेरियल है, कार्बन का ही एक कार्बन से बनाया गया है, जिसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से वो नैनोटेक में इसका क्या एप्लीकेशन है इसको भी आप देखोगे। फिर बकी बॉल, नैनो वायर्स, नैनो स्प्रिंग, इन सब का भी क्या यूटिलाइजेशन है, फिर एप्लीकेशन इसके कहाँ कहाँ इसके यूज हैं, कहाँ इसके ड्रॉबैक्स हैं, ये सभी चीज़ें आप देखोगे। जैसे यूज की बात करें तो फूड इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग में, ठीक, जो है मेडिसिन में, ठीक। उसके बाद मेडिसिन में आप देख सकते हो, फिर ड्रग डिलीवरी में देख सकते हो, ठीक है। रिसर्च एंड इनोवेशन में, फार्मास्यूटिकल्स में, स्पेस में, डिफेंस में, ठीक। तो ऑटोमोबाइल्स में, तो आप जितने भी डायमेंशंस खोलते जाओगे कहीं ना कहीं आपका नैनोटेक का यूज देखने को मिलेगा। इसके बाद से इन्वायरमेंटल लेवल पे भी आप देखोगे तो नैनो पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से नैनो लेवल के इक्विपमेंट बनाई गई हैं जिससे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, तो वो भी नैनो पॉल्यूशन में। नैनो टॉक्सिकोलॉजी के रूप में अभी आप देख सकते हो कि किस तरीके से टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए नैनो लेवल पे जो इक्विपमेंट बनाए जाएंगे तो नैनो टॉक्सिकोलॉजी के रूप में आएगा। उसके बाद से नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में नैनो लेवल पे, यानी बहुत छोटे लेवल पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाए जाएंगे, डिवाइसेस बनाई जाएंगी, इक्विपमेंट्स बनाई जाएंगी, जिसका जो है कम्प्लीटली या एक तरीके से कह सकते हो कहाँ कहाँ उसके यूजेज हैं और उससे कितना फ़ायदा मिल सकता है डिफरेंट प्रोग्राम में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो और चाहे वो टेक्नोलॉजिकल सेटअप हो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पूरा का पूरा आपके लगभग
नैनो टेक्नोलॉजी में इतने पार्ट कवर होंगे। तो इसके प्रीलिम्स के, मेंस के और इंटरव्यू के पार्ट्स इसी से कवर होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं दोस्तों, चैप्टर नंबर 9, इंडस्ट्री, आईपीआर एंड टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्री, आईपीआर एंड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यहाँ पे है और टेक्नोलॉजी। तो इन सबको जोड़ोगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या होता है पहले समझें। कि जैसे कोई भी इनोवेशंस हो रही हैं तो उसको आपने सुना होगा कि उसको कॉपीराइट कराना या उसको पेटेंट कराना, इन सब चीज़ों को जब नाम सुनते हो तो इसको किसके अंतर्गत रखते हो, होता है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यानी आपने कोई चीज़ डिस्कवरी कर दी, ठीक है, या कोई इंडस्ट्रियल डिजाइन है या कोई ट्रेडमार्क है, तो इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी वो आईपीआर के अंतर्गत आएंगी। ठीक, तो आईपीआर के क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या उसके यूजेज हैं, ये सभी चीज़ें आप आईपीआर के अंतर्गत पढ़ोगे। दूसरा क्या होता है, नेशनल आईपीआर पॉलिसी फॉर इंडिया। मतलब यहाँ पे हर एक कंट्री की अपनी एक आईपीआर पॉलिसी होती है, जिसके तहत क्या होता है कि उसके जो भी चीज़ें डिस्कवर्ड होती हैं, डिजाइंस होती हैं, तो उन सब का एक नियमावली के तहत जो है उसको एक उसको जो है गवर्न किया जाता है। तो ये जो होगा आपका नेशनल आईपीआर पॉलिसी फॉर इंडिया होगा। बायो पेटेंट एंड बायो एथिक्स, यानी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के जो है क्या उसके कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, वो सभी चीज़ में आएंगे, और उसके क्या एथिकल नॉर्म्स हैं, ये सब चीज़ में आएंगे। जैसे बायो पेटेंट की हम बात करें तो हल्दी के प्रोडक्ट पे या बासमती राइस के प्रोडक्ट पे जो है, या तमाम आप तरीके के और प्रोडक्ट्स देखते हो कि जो अपने इंडियन टेरिटरी में पाया जाता है, तो उस पर क्या होता है, किस तरीके से उसका पेटेंट राइट है, जो जिस पे कोई और जो देश उस पर क्लेम नहीं कर सकता है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन क्लेम नहीं कर सकता है। तो सभी जो चीज़ें होती हैं वो बायो पेटेंट और बायो इथिक्स के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद क्या होता है, DIPP, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आप देखोगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है DIPP, मतलब इंडस्ट्रियल प्रमोशन से रिलेटेड जो है पेटेंट राइट को ये यही देखती है, जो है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, उसका इंडियन पेटेंट पॉलिसी, मतलब 2016 में एक पॉलिसी बनाई गई, तो उसके क्या क्या लूप, क्या क्या उसके प्रोविजंस हैं, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब चीज़ें इसमें देखोगे। और कहाँ तक इस पॉलिसीज में ज़्यादा डेवलपमेंट की और ज़रूरत है और इसमें क्या बदलाव होने की जरूरत है, ये सब भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आईपीआर एंड इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और इंडियन एग्रीकल्चर में क्या मतलब एक तरीके से कनेक्टिविटी है। आप देखोगे कि WTO में जो है कई बार जो है एक तरीके से कंप्लेंट पहुंच जाती है कि इंडिया जो है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है एक निर्धारित वेटेज से ज़्यादा क्या कर रहा है, सब्सिडी दे रहा है। तो सब्सिडी के नॉर्म को लेकर के कई बार दिक्कत है। फिर उसके कुछ प्रोडक्ट्स के आईपीआर इश्यूज को लेकर के कई बार दिक्कत है। कई बार यूएस से हमारे बीच में टसल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो कई चीज़ें आप जो है इस लेवल पे आप समझ सकते हो कि जो एग्री प्रोडक्ट है उसका किस तरीके से आईपीआर है और उस आईपीआर का कहाँ कहाँ तक जो है टर्म्स एंड कंडीशंस है, और कोई जो कंट्री इसको ब्रेक करने का प्रयास करता है, ब्रीच करने का प्रयास करता है, तो उसके क्या क्या जो उपाय हैं, ये सभी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी एंड लेजर। सुपर कंडक्टिविटी और लेजर्स को आप कैसे समझोगे दोस्तों, तो याद रखिएगा कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है कि सुपर कंडक्टिविटी किसी मटेरियल के अंदर ऐसे होती है कि इट इज ए मटेरियल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो मतलब एक एटम से दूसरे एटम के बीच में जो है पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब जीरो रेजिस्टेंस पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। नॉर्मल इसको समझने के लिए आगे ऐसे ही समझना होगा। तो सुपर कंडक्टिविटी इन इंडिया, अब इंडिया में सुपर कंडक्टिविटी को लेकर के किस किस तरीके के कार्य हुए हैं, कितना उसका डेवलपमेंट है, कहाँ कहाँ तक किस इंडस्ट्रीज में इसका यूटिलाइजेशन है, ठीक, इसके फायदे क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में इसके कितने फायदे हैं, तो उसको पूरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचोगे तो उसके आपको इंडिया में डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोरेशन मिल जाएंगे। इसके बाद से लेजर की बात करें, लेजर क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा कि लेजर का मतलब क्या होता है, लेजर लाइट आपने सुना होगा, तो लेजर वही है। और भी जगहों पर लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, तो इसके क्या क्या टर्म्स हैं, क्या इसकी उपयोगिता है, कहाँ तक इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। उसका लेजर बीम क्या होती है, मतलब जो लेजर लाइट
डाली जाती है उसके क्या एप्लीकेशंस हैं वो भी देख सकते हो। एंटी लेजर की क्या मतलब एप्लीकेशंस हैं, तो इसके आपके हेल्थ इंडस्ट्रीज में क्या इसके यूजेज हैं, इसके मतलब डिफेंस में क्या है, इसके स्पेस में क्या है, ये सभी जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो सुपर कंडक्टिविटी एंड लेजर वाले पार्ट्स में आपको देखने को। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है रिसेंट डेवलपमेंट। रिसेंट डेवलपमेंट में क्या क्या अभी खोज किए गए, कुछ मैंने पॉइंट्स छाट के रखे हैं, बाकी और भी आपको कहीं कहीं मिले तो आप उन सबको भी इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के बारे में बात करें, मतलब डिफरेंट आप उसमें ओशियानिक जो डिपॉजिट्स होती हैं या आप देखते हो तो उसमें जैसे मैंगनीज की बात करें और निकल की बात करें तो उस तरीके से कौन कौन सी चीज़ जो एक्सप्लोर की जा रही हैं उसका क्या साइंटिफिकली यूजेज हैं, वो सभी चीज़ें जो होंगी इसके तहत आएंगी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मतलब मेटल का एक तरीके से क्लबिंग होना, वो क्या कहलाएगा, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के अंतर्गत आएगा। उसके बाद से आप देखोगे कि डिजिटल डीएनए डिजिटल डेटा स्टोरेज, मतलब डिजिटली डीएनए पे कौन कौन से मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से या डीएनए प्रोफाइलिंग के माध्यम से, डीएनए इनकोड प्रोग्राम के माध्यम से, ठीक है, ह्यूमन जीनोम रीड राइट प्रोग्राम के माध्यम से, तो किस तरीके से डिजिटली जो डीएनए डेटा स्टोरेज की जा रही है और स्टोरेज करके इससे तमाम तरीके के रिसर्च एंड इनोवेशन किए जा रहे हैं। मतलब पेरेंटल डिस्प्यूट्स को पहचानने के लिए, आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए और भी अलाइड एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसके लिए डिजिटल डेटा स्टोरेज बनाई जा रही है। ठीक, इस पर कौन कौन से काम हो रहे, कैसे होता है, किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग है, क्या इसकी उपयोगिता है, कहाँ तक फायदेमंद है, क्या नुकसान है, ये सभी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। क्लाउड सीडिंग भी आप एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, टॉपिक है, इसको आप देखोगे। इसका 3D प्रिंटिंग के बारे में कि किस तरीके से जो है एक मटेरियल इस तरीके से बनाई जाए कि मटेरियल की डिजाइनिंग तैयार है और उसी तरीके के उसके प्रोडक्ट जो है प्रिंटिंग फॉर्म में निकल आए, तो उसको हम बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। तो इसके भी अपने कुछ टेक्नोलॉजिकल यूजेज हैं, एप्लीकेशंस हैं, इसको भी आपको देखना होगा। बोल्टी पे क्वेश्चन 2019 जो है प्रीलिम्स में पूछी जा चुकी है यूपीएससी में, तो वोल्टी टेक्नोलॉजी आपने अपने मोबाइल में देखा होगा, वोल्टी लिखा होगा, इसके क्या क्या यूजेज हैं, फंक्शन है, कैसे काम करता है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। भारत नेट का प्रोग्राम क्या है, भारत नेट के तहत कि ग्रामीण लेवल पे जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाए, तो उसके तहत कई फेजेज में यानी 2 से 3 फेजेज में इसको दिए गए, तो क्या क्या उसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, कैसे इसको दिया गया, क्या इस पर कैसे फाइबर ऑप्टिक्स काम करता है। ठीक, तो ये सभी जो चीज़ें हमें भारत नेट के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद से क्या है, नेक्स्ट जो है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी आप अपने मोबाइल्स में नॉर्मली जो बैटरी देखते हो तो उस पर लिखा होता है लिथियम आयन बैटरी, वो किस तरीके से काम करता है, कैसे उसके कैथोड और एनोड एक मतलब वर्क करते हैं, किस तरीके से इसकी रिलायबिलिटी बढ़ाई जाती है, कौन कौन से ऐसे बैटरीज का निर्माण किया जाए जो मतलब सेफ हो। जैसे नॉर्मली कई बार उससे घटनाएं देखने को मिलती हैं, मोबाइल फटने की घटनाएं मिलती हैं, और ऐसे ही जो लिथियम आयन बैटरी और भी डिवाइसेस में, गैजेट्स में इसका यूज होता है, तो इसको आप देख सकते हो। तो ओवरऑल दोस्तों लगभग हमने सभी पॉइंट पर चर्चा कर ली है, और इसके बावजूद भी कुछ पॉइंट छूट जाते हैं तो उसको आप आगे अपने उसमें जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख करके जो है इसके पूछ सकते हैं, और जितनी चीज़ें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में समझ सकते हो उन सब पे बताने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।